कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां इंसान की औकात, उसकी सोच और उसके घमंड का असली चेहरा नंगा कर देती हैं। यह कहानी भी वैसी ही है, जहां कपड़े साधारण थे मगर हैसियत आसमान छूती थी, और जहां सूट पहनने वाला आदमी अंदर से कंगाल निकला। किशन लाल एक साधारण किसान दिखाई देता था। सिर पर पुरानी टोपी, कंधे पर गमछा, पैरों में घिसी हुई चप्पल। गांव वाले उसे देख हंस देते। अरे ये वही गरीब किसान है जिसकी जिंदगी बस खेत और पसीने तक सीमित है। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि जिस मिट्टी को वह जोतता था वह उसका शौक था, मजबूरी नहीं। सालों पहले उसने चुपचाप शहरों में जमीनें खरीदी थीं, कुछ फैक्ट्रियों में निवेश किया था। गोदाम, प्लॉट, शेयर सब उसके नाम थे, मगर उसने कभी दिखावा नहीं किया। उसे मालूम था कि पैसा अगर दिखा दिया जाए तो रिश्ते असली नहीं रहते। वह देख चुका था कि कैसे लोग पैसे के आगे झुकते हैं और इंसानियत को ठोकर मार देते हैं। उसकी एक ही बेटी थी, राधिका। वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी असली दौलत। उसने उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। जब शादी की बात आई तो शहर के एक पढ़े लिखे परिवार से रिश्ता तय हुआ। लड़के का नाम था आदित्य। पढ़ा लिखा, स्मार्ट, बड़े लोगों में उठना बैठना। राधिका खुश थी, इसलिए किशन लाल ने कुछ नहीं पूछा। शादी सादगी से हुई। किसी को पता नहीं चला कि शादी के कागजों के साथ साथ किशन लाल ने चुपचाप शहर की 2 बड़ी प्रॉपर्टी और एक व्यावसायिक बिल्डिंग आदित्य के नाम कर दी। उसने सोचा, दामाद है, बेटा ही तो है, बेटी सुखी रहेगी तो मैं भी चैन से मर सकूंगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि हर इंसान बेटा नहीं बनता। कुछ लोग सिर्फ दामाद ही रहते हैं, और कुछ तो उससे भी कम। शादी के कुछ महीने बाद ही राधिका की आवाज फोन पर बदलने लगी। पहले वह खिलखिलाती थी, अब हिचकिचाती थी। एक दिन किशन लाल ने पूछा, बेटी सब ठीक है ना? राधिका बोली, हाँ पापा, बस यहां सब थोड़ा अलग है। अलग? यह शब्द उसे चुभ गया, मगर उसने ज्यादा नहीं पूछा। वह अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद शहर जाकर दामाद से मिलेगा। उसने फोन किया, बेटी मैं कल आ रहा हूं, दामाद से मिलने का मन है। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही, फिर धीमी आवाज आई, पापा कल घर में पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे। किशन लाल मुस्कुराया, बेटी मैं भी कोई छोटा नहीं हूं, बस मेरे कपड़े छोटे हैं। अगले दिन शाम को वह अपनी पुरानी साइकिल से शहर पहुंचा। सामने वही आलीशान कोठी थी जिसकी एक एक ईंट के पैसे उसने दिए थे। बाहर चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं। गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जैसे ही वह अंदर जाने लगा, एक गार्ड ने हाथ रोक दिया। कहां घुस रहे हो बूढ़े? ये कोई मेला नहीं है। किशन लाल ने विनम्रता से कहा, बेटा अंदर आदित्य रहता है, मेरा दामाद है, बता दो उसके ससुर आए हैं। गार्ड पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंसा, साहब का ससुर? तू? तेरी औकात देखी है आईने में? यहां करोड़पति आते हैं। पास खड़े दूसरे गार्ड ने भी तंज कसा, चल चल हट, कहीं और भीख मांग। ये शब्द तीर की तरह उसके सीने में धंस गए, मगर उसने संयम रखा। बेटा जाकर बता दो, अगर वो मना करे तो मैं खुद चला जाऊंगा। शायद जिज्ञासा में गार्ड अंदर गया। कुछ ही मिनट में आदित्य बाहर आया। महंगा सूट, हाथ में विदेशी शराब का गिलास, चेहरे पर घमंड का मोटा परत। उसने किशन लाल को ऊपर से नीचे तक देखा। आंखों में घृणा साफ झलक रही थी। क्यों आए हो यहां? तुम्हें समझ नहीं आता कि यह हाई प्रोफाइल पार्टी है? किशन लाल ने धीमे स्वर में कहा, बेटा बस मिलने आया था। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारी क्या औकात है यहां आने की? तुम्हारी सोच अभी भी गांव वाली है। तुम्हारे जैसे लोग तो मेरे यहां नौकर बनने लायक भी नहीं। और हां, अगली बार बिना बताए मत आना, मेरी इमेज खराब होती है। ये शब्द सुनकर आसपास खड़े मेहमान मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। लगता है सच में गरीब बाप है। किशन लाल का गला सूख गया। उसने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, बेटा जिस घर में खड़े होकर तुम मुझे औकात बता रहे हो उसके कागज कभी देख लेना। आदित्य भड़क गया, धमकी दे रहे हो? गार्ड निकालो इसे बाहर। गार्ड ने धक्का दिया। बूढ़ा शरीर लड़खड़ा गया और सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। घुटना फट गया, खून बहने लगा। गेट उसके सामने बंद कर दिया गया। अंदर संगीत बज रहा था।
हर एक बाप की इज्जत सड़क पर पड़ी थी। वह धीरे धीरे उठा, कपड़े झाड़े, आंखों में आंसू थे मगर आवाज पत्थर जैसी ठंडी। आज तूने मुझे गरीब समझा है बेटा, कल समझेगा कि असली गरीब कौन था। वह साइकिल उठाकर लौट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। कमरे में बैठा पुरानी फाइलें निकालता रहा, एक एक प्रॉपर्टी के कागज सामने रखे। उसने वकील को फोन किया, कल सुबह आ जाना, कुछ बदलाव करने हैं। अगली सुबह वसीयत तैयार हुई। जो भी संपत्ति उसने आदित्य के नाम की थी वह सब एक अनाथ आश्रम को दान कर दी। आधी संपत्ति राधिका के नाम कर दी और एक शर्त लिखी, यदि मेरा दामाद घमंड छोड़कर साधारण जीवन जीना सीखेगा, गरीब का अपमान नहीं करेगा और मेरी बेटी को सम्मान देगा, तभी उसे उसके हिस्से का अधिकार मिलेगा, अन्यथा वह केवल नाम का अमीर रहेगा। कागज सील हो गए। शाम को वह अकेला साइकिल से लौट रहा था। शायद मन भारी था, शायद किस्मत को यही मंजूर था। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। साइकिल दूर जा गिरी। बूढ़ा शरीर सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। लोग जमा हुए। किसी ने जेब टटोली। सिर्फ 500 रुपए और बेटी की एक फोटो। किशन लाल की वहीं मौत हो गई। उसे मरते वक्त भी यह चिंता थी कि उसकी बेटी रोएगी, मगर उसे यह नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। 3 दिन बाद आदित्य को वकील का फोन आया, आपको तुरंत आना होगा, आपके ससुर की वसीयत पढ़ी जाएगी। आदित्य हंसा, क्या होगा? 2 बीघा खेत? उसे क्या मालूम था, जिस जमीन पर खड़े होकर उसने अपने ससुर को औकात बताई थी, वह जमीन अब उसके पैरों तले से खिसकने वाली थी। वकील के ऑफिस में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। भारी लकड़ी की मेज, सामने रखी फाइलें और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रही थी। आदित्य कुर्सी पर अकड़कर बैठा था, चेहरे पर वही पुराना घमंड। उसे यकीन था कि गांव का बूढ़ा आखिर छोड़कर क्या गया होगा। 2 खेत, एक जर्जर मकान, बस। राधिका उसके बगल में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। पिता की मौत का दुख उसके भीतर चुपचाप जल रहा था। उसे याद था वो आखिरी फोन, वो हल्की सी हंसी, मैं भी कोई छोटा नहीं हूं बेटी, बस कपड़े छोटे हैं। वकील ने फाइल खोली। स्वर्गीय किशन लाल जी की अंतिम वसीयत पढ़ी जा रही है। कमरे की हवा भारी हो गई। मेरी कुल संपत्ति, जिसमें शहर की 3 कमर्शियल बिल्डिंग, 2 फैक्ट्री, 4 गोदाम, कृषि भूमि, निवेश खाते और शेयर शामिल हैं। आदित्य का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। वकील ने आगे पढ़ा, मेरी वह सारी संपत्ति जो अब तक मेरे दामाद आदित्य के नाम दर्ज थी, आज की तारीख से निरस्त की जाती है और वह संपत्ति पूर्ण रूप से श्री राम अनाथ सेवा आश्रम को दान की जाती है। क्या? आदित्य चीखा। उसकी आवाज में घबराहट थी। वकील ने बिना भाव बदले अगली पंक्ति पढ़ी, मेरी आधी शेष संपत्ति मेरी पुत्री राधिका के नाम होगी, परंतु शर्त यह है कि मेरा दामाद यदि 1 वर्ष तक बिना किसी विरासत या आर्थिक सहायता के साधारण जीवन जीकर स्वयं मेहनत से आय अर्जित करेगा, गरीब का अपमान नहीं करेगा और मेरी बेटी का सम्मान करेगा, तभी उसे उसके हिस्से का अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, डर था। ये बूढ़ा मुझे सबक सिखाना चाहता था, वह बुदबुदाया। राधिका ने पहली बार उसकी तरफ सीधी नजर से देखा। आवाज कांप रही थी मगर शब्द साफ थे। वो बूढ़े नहीं थे, मेरे पिता थे और उन्होंने वही किया जो एक आत्मसम्मानी आदमी करता है। आदित्य का फोन उसी समय बजा। बैंक से कॉल था। सर, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी के स्वामित्व में बदलाव हो गया है, कृपया कागज सत्यापित करें। उसके हाथ कांपने लगे। 2 घंटे के अंदर खबर फैल गई। जिन दोस्तों के साथ वह पार्टी करता था वही लोग फोन उठाना बंद करने लगे। जिन बिजनेस पार्टनर्स को वह अपने पैसों से प्रभावित करता था उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी। शाम तक सच्चाई साफ थी। जिस घर में वह रहता था उसकी मालकिन अब राधिका थी। जिन फैक्ट्रियों पर वह हुक्म चलाता था वे अब अनाथ आश्रम के नाम थीं। उसके पास सिर्फ उसका अहंकार बचा था और वह भी अब किसी काम का नहीं था। घर लौटते ही उसने गुस्से में गिलास फेंक दिया। सब तुम्हारे बाप की चाल थी, राधिका ने शांत स्वर में कहा। अगर चाल होती तो वो तुम्हें धक्का खाने के बाद भी आशीर्वाद नहीं देते। आदित्य चुप हो गया। उसके कानों में वो रात गूंजने लगी,
जिस जमीन पर खड़े होकर तुम मुझे औकात बता रहे हो। अगले दिन मीडिया में खबर छप गई, करोड़पति किसान ने अरबों की संपत्ति अनाथ आश्रम को दान की। आदित्य का नाम भी आया। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, ऐसे दामादों को यही सबक चाहिए। अब उसे समझ में आने लगा कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, इंसानियत से होती है। कुछ ही दिनों में हालात ऐसे हो गए कि उसे अपनी महंगी कार बेचनी पड़ी। क्लब की मेंबरशिप रद्द हो गई, क्रेडिट कार्ड लिमिट घटा दी गई। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे अब पहचानने से इनकार कर रहे थे। वह पहली बार सड़क पर अकेला खड़ा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा चला जाए तो लोग भी चले जाते हैं, और इज्जत अगर चली जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। एक रात वह चुपचाप उसी अनाथ आश्रम के बाहर खड़ा था जिसके नाम उसकी संपत्ति गई थी। अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नए बिस्तर, नई यूनिफॉर्म, पढ़ाई का सामान, सब उसी दान से आया था। दीवार पर एक फोटो लगी थी, किशन लाल की। नीचे लिखा था, सच्ची अमीरी दिल में होती है। आदित्य की आंखों से पहली बार आंसू निकले। उसे याद आया, धक्का देते वक्त उसने क्या कहा था, तुम्हारी क्या औकात है। आज वही शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। मैं गरीब था, बहुत गरीब, उसने खुद से कहा। उसके पास अब एक ही रास्ता था, या तो वह अपनी पुरानी आदतों में डूबकर खत्म हो जाए या फिर सच में बदल जाए। अगली सुबह उसने अपनी घड़ी और बची हुई महंगी चीजें बेच दी। एक साधारण कपड़े पहने नौकरी ढूंढने निकला। पहले इंटरव्यू में उसे पहचान लिया गया। आप वही हैं ना जिनके ससुर ने सब दान कर दिया। हंसी उड़ी। दूसरी जगह रिजेक्ट, तीसरी जगह भी। घमंड जब टूटता है तो आवाज बहुत दर्दनाक होती है। आखिर एक छोटे से गोदाम में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिली। सैलरी मामूली थी, काम कठिन। मजदूर उसे साहब नहीं कहते थे, नाम से बुलाते थे। पहले दिन उसे खुद माल उठाना पड़ा। हाथ छिल गए, पसीना बहा, पीठ दर्द से झुक गई। उसे याद आया, उसने कभी अपने ससुर को ऐसे ही पसीने में भीगा देखा था और मजाक उड़ाया था। रात को घर लौटा तो राधिका ने बिना कुछ कहे उसके हाथों पर मरहम लगाया। वह बोला, मैं बदलना चाहता हूं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। बदलाव शब्द से नहीं, सहने से आता है। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। आदित्य अब चुप रहने लगा था। किसी गरीब पर हंसता नहीं था। मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अनाथ आश्रम में दे दिया। वह फोटो के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने आपको धक्का दिया था, आज जिंदगी ने मुझे धक्का दिया है। फर्क बस इतना है कि आपने मुझे माफ कर दिया और जिंदगी अभी भी परीक्षा ले रही है। 1 साल पूरा होने वाला था। अब फैसला होना था, क्या वह सच में बदल गया है या यह सब सिर्फ संपत्ति पाने का नाटक था। 1 साल पूरा होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी थे। आदित्य ने कैलेंडर पर तारीख देखी। पहले वह तारीखें पार्टियों के लिए याद रखता था, अब वह दिनों की गिनती कर रहा था, जैसे कोई सजा काट रहा हो। फर्क बस इतना था कि यह सजा अदालत ने नहीं, उसके कर्मों ने दी थी। गोदाम में काम करते हुए उसके हाथों की चमड़ी सख्त हो चुकी थी। पहले जो उंगलियां सिर्फ मोबाइल और महंगे गिलास पकड़ती थीं, अब रस्सियां और बोरे उठाती थीं। मजदूर अब उसे नाम से बुलाते थे, आदित्य भाई, जरा इधर पकड़ना। पहले उसे यह भाई शब्द चुभता था, अब वही शब्द उसे इंसान बना रहा था। एक दिन गोदाम में एक बुजुर्ग मजदूर गिर पड़ा। सब लोग हंस रहे थे, अरे बूढ़ा हो गया है, अब घर बैठ। वही शब्द, वही तंज जो उसने कभी अपने ससुर पर कसा था। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वह दौड़ कर गया, उस बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया। अपनी गाड़ी, जो अब पुरानी सेकंड हैंड थी, में बिठाकर अस्पताल ले गया। रास्ते भर उसे वही रात याद आती रही। गेट, धक्का, गिरता हुआ बूढ़ा शरीर। उस दिन उसने पहली बार खुलकर रोया। अस्पताल के बाहर बैठकर उसने खुद से कहा, अगर उस रात मैं इंसान होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। घर लौटकर उसने राधिका से कहा, मैंने पिताजी को समझा ही नहीं। राधिका चुप रही। उसकी आंखों में दर्द था, मगर अब नफरत नहीं थी। धीरे धीरे आदित्य बदलने लगा। वह अनाथ आश्रम जाने लगा, बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाने लगा। पहले लोग कहते थे, संपत्ति के लिए नाटक कर रहा है,
मगर महीनों बाद भी जब वह बिना दिखावे के जाता रहा, तब लोगों की आवाज धीमी पड़ गई। एक दिन आश्रम के मैनेजर ने उससे पूछा, आप रोज आते हैं, क्यों? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यहां मुझे वह इंसान दिखता है जो मैं बन सकता था। 1 साल पूरा हुआ। वकील का फिर फोन आया, कल सुबह आइए, ट्रस्ट और गवाहों के सामने समीक्षा होगी। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। यह डर नहीं था कि संपत्ति मिलेगी या नहीं, डर यह था कि कहीं वह सच में अभी भी अंदर से वही घमंडी आदमी तो नहीं। सुबह वह साधारण कपड़ों में पहुंचा, न कोई महंगी घड़ी, न दिखावा। कमरे में ट्रस्ट के सदस्य, वकील और राधिका मौजूद थे। वकील ने कहा, शर्त थी कि 1 वर्ष तक आप साधारण जीवन जिएंगे, स्वयं मेहनत करेंगे और आचरण में बदलाव लाएंगे। हमने जांच की है। एक फाइल मेज पर रखी गई, उसमें गोदाम के मालिक का बयान था। आदित्य ने कभी अपने पुराने रुतबे का इस्तेमाल नहीं किया, मेहनत की, डांट भी खाई और कभी अहंकार नहीं दिखाया। अनाथ आश्रम की रिपोर्ट थी। इनका सहयोग सच्चा है, कैमरा या मीडिया के बिना आते हैं। मजदूरों के हस्ताक्षर थे। वकील ने आखिरी पन्ना खोला। किशन लाल जी ने लिखा था, अगर मेरा दामाद सच में बदल जाए तो उसे उसकी संपत्ति का अधिकार मिले, लेकिन याद रखे, संपत्ति इम्तिहान है, इनाम नहीं। कमरे में सन्नाटा था। हमारी जांच के अनुसार आप शर्त पूरी कर चुके हैं। आदित्य की आंखें भर आईं, मगर वह चुप रहा। वकील ने कागज आगे बढ़ाया, आप चाहें तो यह संपत्ति वापस ले सकते हैं। कुछ पल के लिए आदित्य ने कागज देखा। उसे वही रात दिखी, वही धक्का, वही शब्द, तुम्हारी क्या औकात है। उसने धीरे से कागज वापस सरका दिया। मैं हिस्सा लूंगा, मगर आधा उसी आश्रम के नाम रहेगा, क्योंकि असली मालिक वही हैं जिन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। कमरे में बैठे लोग चौंक गए। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार उसे लगा कि उसका पति सच में बदल गया है। आदित्य उठा, दीवार पर टंगी किशन लाल की फोटो के सामने गया। धीरे से बोला, आपने मुझे गिराया नहीं था, उठने का मौका दिया था। मैं तब गरीब था जब मेरे पास सब कुछ था। आज शायद थोड़ा अमीर हूं, क्योंकि मुझे अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद आदित्य ने कारोबार संभाला, मगर तरीके बदल दिए। फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं की। हर साल मुनाफे का हिस्सा समाज सेवा में लगाने लगा। उसने अपने ऑफिस के गेट पर एक लाइन लिखवाई, यहां किसी की औकात कपड़ों से नहीं, कर्मों से आंकी जाएगी। लोग कहते थे, देखो आदमी बदल गया, लेकिन सच्चाई यह थी, वह आदमी नहीं बदला था, वह पहली बार बना था। किशन लाल की मौत ने एक घमंडी दामाद को तोड़ दिया, मगर उसी टूटन से एक इंसान पैदा हुआ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर घर में एक किशन लाल होता है और हर समाज में कुछ आदित्य। फर्क बस इतना है, किसी को सबक जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत देर से, और कभी कभी जब तक समझ आती है तब तक धक्का देने वाला हाथ नहीं, सिर्फ उसकी याद बचती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस इंसान को अंदर से बदल देते हैं। आदित्य की जिंदगी अब पहले जैसी चमकदार नहीं थी, मगर सच्ची थी। उसके चेहरे पर अब दिखावे की मुस्कान नहीं, एक शांत गंभीरता रहती थी। कारोबार उसने संभाल लिया था, लेकिन अब उसका तरीका बदल चुका था। पहले वह मुनाफा गिनता था, अब वह लोगों के चेहरे देखता था। फैक्ट्री में एक दिन उसने देखा कि एक मजदूर की बेटी फीस के अभाव में स्कूल छोड़ने वाली है। पहले वाला आदित्य शायद कह देता, ये मेरा काम नहीं, मगर आज उसने खुद जाकर उस बच्ची का एडमिशन करवाया। उस रात घर आकर उसने राधिका से कहा, तुम्हारे पापा सही थे, पैसा अगर किसी के काम ना आए तो वो सिर्फ कागज है। राधिका ने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें अब भी दुख होता है उस रात का? आदित्य की आंखें झुक गईं। हर दिन जब भी किसी बूढ़े आदमी को सड़क पार करते देखता हूं, लगता है जैसे वो मुझे देख रहे हैं। कुछ महीनों बाद गांव में किशन लाल की पहली बरसी रखी गई। आदित्य और राधिका वहां पहुंचे। वही कच्चा घर, वही आंगन, वही मिट्टी की खुशबू। गांव वाले पहले उसे शक की नजर से देख रहे थे। उन्हें याद था कैसे वह अपने ससुर को धक्का देकर निकाला था। बरसी के दौरान आदित्य ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने गलती की थी, मैंने एक आत्मसम्मानी आदमी को अपमानित किया।
आज अगर मैं कुछ भी अच्छा कर पा रहा हूं तो वो उनकी वजह से है। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शहर का वह घमंडी दामाद यूं सिर झुका देगा। उसने घोषणा की कि गांव के स्कूल का नाम किशनलाल के नाम पर होगा, खेती के लिए नई मशीनें दी जाएंगी और हर साल गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च वह उठाएगा। एक बुजुर्ग आगे आए, वही उम्र, वही झुकी कमर। उन्होंने कहा, बेटा, गलती हर इंसान करता है, पर जो मान ले वही बड़ा होता है। ये शब्द सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। शायद आज पहली बार उसे अंदर से थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन कारोबार में बड़ा घाटा हुआ। शेयर मार्केट गिरा, एक डील रद्द हो गई, पुराने दोस्त फिर गायब हो गए। मीडिया ने भी लिख दिया, क्या फिर डूबेगा साम्राज्य? राधिका ने घबरा कर पूछा, अब क्या होगा? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अगर फिर से शून्य पर आना पड़ा तो आ जाऊंगा। इस बार मुझे डर नहीं है, क्योंकि अब मैं सिर्फ पैसों पर खड़ा नहीं हूं। उसने कर्मचारियों की सैलरी नहीं रोकी, खुद अपनी सुविधा कम कर दी। धीरे धीरे हालात संभल गए। उसे समझ आ गया था कि अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, भरोसा होता है। और इस बार उसके साथ लोग थे, मजदूर, कर्मचारी, गांव वाले, क्योंकि उसने उन्हें कभी छोटा नहीं समझा। एक शाम वह उसी गेट के बाहर खड़ा था जहां उसने अपने ससुर को धक्का दिया था। अब वहां एक छोटी सी पट्टिका लगी थी। इस घर की नींव एक किसान के आत्मसम्मान पर रखी गई है। आदित्य ने दीवार को छुआ और आंखें बंद कर लीं। काश उस रात में आपको रोक लेता, उसने मन ही मन कहा। हवा हल्की सी चली, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। सीख ले लिया, वही काफी है। समय बीतता गया। उनके घर एक बेटा हुआ। जब वह बड़ा होने लगा तो एक दिन उसने पूछा, पापा, दादाजी कैसे थे? आदित्य ने उसे गोद में बैठाकर कहा, बहुत अमीर थे। बेटे ने मासूमियत से पूछा, फिर आप गरीब क्यों हो गए थे? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं घमंडी था और घमंड आदमी को अंदर से गरीब बना देता है। उसने अपने बेटे को सिखाया कि कभी किसी के कपड़ों से उसकी कीमत मत आंकना, हर इंसान का सम्मान करना, और अगर कभी गलती हो जाए तो सिर झुकाने में शर्म मत करना। किशनलाल अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी सीख जिंदा थी। उनकी दी हुई ठोकर ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया और एक आदमी को इंसान बना दिया। कहानी का सच यही है, औकात कपड़ों से नहीं, कर्मों से तय होती है। दौलत तिजोरी में नहीं, दिल में होती है। और घमंड वो एक ऐसा कर्ज है जो कभी न कभी वसूल जरूर होता है, कभी धक्का देकर, कभी किस्मत से, और कभी पछतावे की आग से। जो समझ गया वह अमीर हो गया, जो नहीं समझा वह चाहे कितना भी कमा ले, अंदर से हमेशा गरीब ही रहेगा। समय का पहिया घूमता रहा, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हर दिन नए घाव की तरह चुभती हैं। आदित्य बाहर से संभल चुका था, कारोबार पटरी पर आ चुका था, लोग फिर से उसे सम्मान देने लगे थे, मगर अंदर एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जिसे कोई पैसा, कोई सफलता, कोई ताली भर नहीं सकती थी। एक रात वह देर तक ऑफिस में बैठा रहा। सब कर्मचारी जा चुके थे। कमरे में सिर्फ हल्की रोशनी थी और मेज पर रखी एक पुरानी फोटो, किशनलाल की। वही सादा चेहरा, वही शांत आंखें। आदित्य ने फोटो उठाई। आप जीत गए और मैं हार गया था, उसने धीमे से कहा। लेकिन आपने मुझे हारने नहीं दिया। उसे अचानक वकील की वह बात याद आई। संपत्ति इम्तिहान है, इनाम नहीं। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कंपनी के बोर्ड मीटिंग में घोषणा की कि कुल मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से समाज सेवा और शिक्षा के लिए अलग किया जाएगा। कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सहायता और गांवों में स्वास्थ्य शिविर, यह सब कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कुछ डायरेक्टर चौंक गए। सर, इससे मुनाफा कम हो जाएगा। आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, मुनाफा सिर्फ पैसों में नहीं होता, भरोसा सबसे बड़ा मुनाफा है। उस दिन से कंपनी का माहौल बदल गया। लोग उसे मालिक नहीं, संरक्षक कहने लगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक दिन अनाथ आश्रम में एक छोटा बच्चा उसके पास आया, फटे कपड़े, आंखों में डर। उसने पूछा, अंकल, क्या मैं बड़ा होकर अमीर बन सकता हूं? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर झुककर बोला, हां, अगर तू किसी को छोटा समझे बिना बड़ा बनेगा तो जरूर। बच्चे ने फिर पूछा, अमीर मतलब बहुत पैसा?
आदित्य की आंखें भर आईं। नहीं, अमीर मतलब बड़ा दिल। उस पल उसे लगा जैसे कहीं दूर से किशन लाल मुस्कुरा रहे हों। वक्त ने उसे सबक सिखाया था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। एक बाप की इज्जत, एक धक्का, एक सड़क हादसा और जीवन भर का पछतावा। बरसों बाद जब आदित्य के बालों में सफेदी आ चुकी थी, वह उसी गेट के बाहर खड़ा था जहां कभी उसने अपने ससुर को अपमानित किया था। अब वहां एक पत्थर की पट्टिका थी। यह घर एक किसान के आत्मसम्मान की विरासत है। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, याद रखना, कभी किसी को उसकी शक्ल, कपड़े या हालात से मत आंकना। जिस दिन तुमने किसी की औकात बताई, उसी दिन तुम्हारी औकात छोटी हो जाएगी। बेटे ने सिर हिलाया। आदित्य ने आसमान की ओर देखा। हवा हल्की थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब समझे। उसने आंखें बंद की और पहली बार दिल से शांति महसूस की, क्योंकि अब वह संपत्ति का मालिक नहीं था, वह अपने अहंकार पर जीत का मालिक था। कहानी यहीं खत्म होती है। एक किसान जिसने सादगी में अमीरी छुपाई, एक दामाद जिसने घमंड में इंसानियत खो दी, और एक धक्का जिसने सब कुछ बदल दिया। सच यही है, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, वह सिर्फ उसकी असलियत उजागर करता है। अगर दिल छोटा है तो दौलत भी छोटी है, अगर दिल बड़ा है तो फटी जेब भी अमीरी है। जो यह समझ गया, उसकी जिंदगी संवर गई। जो नहीं समझा, वह चाहे महलों में रहे, अंदर से हमेशा खाली रहेगा।